कंपनी क्या करती है, कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी केमिकल सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस रन करती है। अगर मैं केमिकल सेक्टर के अंदर भी प्रिसाइजली बात करूं तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर अपने 2 बिजनेस वर्टिकल्स रन करती है और वो 2 बिजनेस वर्टिकल्स के नाम है AI एंड SI। दोस्तों, AI की फुल फॉर्म है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, SI की फुल फॉर्म है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। तो ये 2 बिजनेस सेगमेंट्स है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर, जहां पे ये कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है। दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट होता है इथाइल एसीटेट, जिसका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज के नाम है पेंट इंडस्ट्री और इसके अलावा परफ्यूम्स। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रोडक्ट को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर इस कंपनी का 30% का मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात करें जहां पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है तो कुछ इंडस्ट्रीज के नाम है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेंट्स इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा परफ्यूम्स। ऐसी और बहुत सी इंडस्ट्रीज है जहां पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती आई है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के कस्टमर्स सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। इस कंपनी के कस्टमर्स 30 कंट्रीज के अंदर हैं जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती आई है। तो यहां से एक इंटरेस्टिंग इंसाइट भी निकलता है कि आपको पता चल गया कि इसका कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है बिजनेस। तो अब बात करते हैं कि अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कौन से कंट्री से कितना रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 76.71 यानी कि 3/4 रेवेन्यू इंडिया से ही निकल के आता है। इसके बाद यूरोप एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और टोटल रेवेन्यू में से 12.33% का रेवेन्यू वहां से आता है। इसके बाद अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट जहां से 3.75%, अफ्रीका 2.37% और रेस्ट ऑफ एशिया जहां से कंपनी को 4% का रेवेन्यू मिलता आया है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो कोई भी हो, उनका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। तो अब आप ये भी जानने में इंटरेस्टिंग होंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री से कंपनी को कितने % रेवेन्यू मिलता है। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम 30 सितंबर 2020 की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंपनी का रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल सेक्टर से निकल के आता है जो कि 33.98% का कंट्रीब्यूशन करता है टोटल रेवेन्यू के अंदर। इसके बाद एग्रोकेमिकल, कलर एंड पिगमेंट्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर भी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से इनको 10.62%, 9.51% का रेवेन्यू निकल के आता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कंपनी की। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि जिस इंडस्ट्री से कंपनी निकल के आती है वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करती है और वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जैसे कि अभी तक आपको काफी क्लियरली पता चल गया होगा कि कंपनी के 2 बिजनेस सेगमेंट्स है AI एंड SI। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल एसिटाइल मार्केट के बारे में और देखते हैं कि वहां पे कैसे ट्रेंड्स रहे हैं पिछले कुछ साल के अंदर। 2014 के कंपैरिजन में 2019 के अंदर ये जो पूरी इंडस्ट्री का साइज है वो 6% से कंपाउंडिंग ग्रो किया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2019 से लेकर 2024 तक ये पूरी इंडस्ट्री 6.4% से ग्रो। तो दोस्तों, ये थी ग्लोबल मार्केट एसिटाइल इंटरमीडिएट के केस में। अब हम बात करते हैं पूरे स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे ग्लोबल लेवल पे ये इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती आई है और कैसे यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। आपको ब्रेकअप भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 3 सेगमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी ग्लोबल स्पेशलिटी मार्केट के लिए: एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड पिगमेंट इंटरमीडिएट्स, जिनका यूज अलग अलग सेक्टर्स के अंदर किया जाता है। चलिए दोस्तों, इंडस्ट्री एंड कंपनी के बारे में बात करने के बाद हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल्स ने कैसा परफॉर्म किया था। और हम 2 चीजों को सबसे पहले कंपेयर करते हैं, कंपनी के रेवेन्यू को और कंपनी के प्रॉफिट को, और यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे कैसा ट्रेंड देखा गया है। कंपनी का रेवेन्यू अगर हम 2018 से कंपेयर करते हैं जब इसका रेवेन्यू 1396 मिलियन हुआ करता था तो 2019 के अंदर ये बढ़ के 1574 मिलियन हो जाता है और 20 के अंदर ये 1538 मिलियन पे पहुंच जाता है। और 30 सितंबर 2020 की अगर अभी तक की बात करते हैं तो ये नंबर 814 मिलियन है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि कंपनी का जो नेट इनकम है वो 75 मिलियन हुआ करती थी 30 मार्च 2018 के अंदर, और इसके बाद वो कम होके 72 मिलियन हो जाती है और इवेंचुअली कम होके 70 मिलियन, और अभी हम 6 मंथ्स की बात करते हैं तो अभी ये नंबर 45 के आसपास का है। तो दोस्तों, ये तो ही बात फाइनेंशियल्स के बाद बात करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोस और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट के प्रोस के बारे में।
दोस्तों सबसे पहला प्रो हो सकता है कि कंपनी इथाइल एसीटेट बनाती है, जहां पे कंपनी का मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 4.5% से ज्यादा से कंपाउंडिंग ग्रोथ कर सकती है, तो जहां से कंपनी को भी एक फायदा देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। सेकेंडली दोस्तों, कंपनी डाइकेटिन नाम का एक डेरिवेटिव बनाती है जो बहुत कम कंपनीज है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो ओनली वन कंपनी है जो इस चीज को मैन्युफैक्चर करती है और जिसका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर भी किया जाता है। और दोस्तों अगर डाइकेटिन डेरिवेटिव की बात करते हो तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरी इंडस्ट्री डाइकेटिन डेरिवेटिव की आने वाले टाइम में 4% के कंपाउंडिंग ग्रोथ से ग्रो कर सकती है। थर्डली दोस्तों देखा गया कि कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और इनका जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी काफी अच्छी डिमांड है बाकी प्लेयर्स के अंदर। एंड में दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि कंपनी का जो प्रेजेंस है बाकी कंट्रीज के अंदर भी है, जिससे कंपनी को एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अपने रेवेन्यू के अंदर, अपने कस्टमर्स के अंदर। और इसके अलावा जिस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी काम करती है वहां पे बैरियर्स टू एंट्री थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रिसीजन काफी ज्यादा चाहिए। इसके अलावा वहां पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है और वहां पे काफी सारे क्लियरेंसेस भी लगते हैं, तो जिसकी वजह से जिस सेक्टर के अंदर जो नीश सेगमेंट है कंपनी का, वो कंपनी को एक एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्स की। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कौन आता है कंपनी के रेवेन्यू में और कंपनी के प्रॉफिट से। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं किया है। सेकेंडली दोस्तों मैं बात करता हूं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, तो एआई के टर्म में कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 77% का है, और वहीं पे अगर हम एसआई की बात करते हैं तो वहां पे कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 68% का है। यानी कि कंपनी अभी तक अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को बहुत ज्यादा यूज नहीं करती है, जो कि बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर 80 या 85% तक भी यूज किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा कंपनी के ऊपर सिविल एंड लीगल टैक्स प्रोसीडिंग्स भी चल रहे हैं, जिसका टोटल लायबिलिटी 27 करोड़ के आसपास का है। नेक्स्ट दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल की कंपनी का जो कलेक्शन है वहां पे कंपनी को थोड़ा और काम करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में देख लें कि आने वाले टाइम में कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कैसे इंप्रूव करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के ऊपर, जहां पे हमने पूरी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया ताकि आपके तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें।